वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोगों ने 10th इकोनॉमिक्स में 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि आज हम उस 10th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले आप उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझें, और ये तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप पहले ये देखिए और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिनमें आपको ये सोचना पड़ता है कि आप क्या करते हैं या क्या होना चाहिए, जिनको हम हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च जोखिम वाली स्थितियों में ऋण उधारकर्ता के लिए समस्याएं पैदा कर देता है, कैसे? हमने शुरुआत जब की थी तो पढ़ा था एक डेब्ट सर्किल, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि दुष्चक्र जो होता है वो ऋण का, वो कैसे क्रिएट होता है। उच्च जोखिम वाली स्थितियों में ऋण लेने वाले के लिए ऋण और समस्याएं पैदा कर सकता है, कैसे? इसको कर्ज जाल के नाम से भी जाना जाता है। क्रेडिट लेने में ऋण पर ब्याज दर शामिल होती है, और यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता तो उधारकर्ता को अपनी संपार्श्विक या कोलेटरल या जो गारंटी के रूप में जो उपभोग की जाने वाली वस्तु को, संपत्ति को ऋणदाता को देने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह उच्च जोखिम वाली स्थितियों में क्या होता है, यदि जोखिम एक उधारकर्ता को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं तो वह ऋण के बिना जितना होता है उससे बहुत ज्यादा तो खो देता है, क्योंकि उसने जो कोलेटरल रखा होता है उससे कम उसको लोन दिया जाता है। मोस्टली ये होता है कि जितनी राशि, जितनी पूंजी कोलेटरल की होती है उससे लगभग 70% तक उधार दिया जाता है। तो ऐसे में अगर वो समय पर ऋण नहीं चुका पाता तो होता क्या है, वो कोलेटरल, वो संपार्श्विक, वो संपत्ति जब्त कर ली जाती है। इन सिचुएशंस विथ हाई रिस्क credit might create further problems for the borrower. Explain. So answer can be, in situations with high risk, credit might create further problems for the borrower. This is also known as the debt trap. Taking credit involves in interest rate on the loan, and if this is not paid back, then the borrower is forced to give up his collateral or asset used as a guarantee to the lender. तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्यों? Thus, in situation with high risk, if the risk affected a borrower badly, then the ends up losing more than he would have without the loan. मतलब उसके पास कोलेटरल था, यानी कि लोन उसने जितना लिया है उससे ज्यादा राशि तो उसके पास थी, लेकिन वो राशि उसने एज कोलेटरल, एज संपार्श्विक या गारंटी की तरह दे दी। अब अगर दे दी गई है और वो राशि उस ऋणदाता ने रख ली है या वो संपत्ति रख ली है और फिर बाद में ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में उसको बेच दिया गया है, तो ऐसे में जितना लोन लिया था उससे ज्यादा वो ऋणदाता, वो जो ऋण लेने वाला है वो खो देता है, और यहाँ उसके लिए हाई रिस्क क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, धन किस प्रकार आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान करता है? हमने जो शुरू में पढ़ा था ना, बार्टर सिस्टम की समस्याएं, जो वस्तु विनिमय की समस्याएं, बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि धन किस प्रकार आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान करता है। अपने स्वयं के उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ये जो डबल कोइंसिडेंस हमने पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके चाहतों के दोहरे संयोग या जो वांटेड्स के जो डबल कोइंसिडेंस होता है, उसका तात्पर्य क्या है? उस स्थिति से है जहां दो पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं। अर्थात एक पक्ष जो बेचना चाहता है वही दूसरा पक्ष खरीदना चाहता है, लेकिन पैसा है कि एक और सभी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और विनिमय का एक साधन है ये, और विनिमय के साधन के रूप में कार्य करके इस कठिन और जटिल स्थिति को दूर करता है। उदाहरण कैसे दे सकते हैं कि यदि एक साइकिल, आइसक्रीम विक्रेता को साइकिल चाहिए, लेकिन साइकिल निर्माता को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। अब आइसक्रीम नहीं है तो विक्रेता साइकिल प्राप्त करने के लिए पैसे का उपयोग कर सकता है, क्योंकि उसके पास कपड़े तो है नहीं उसको देने के लिए, आइसक्रीम है वो चाहता नहीं है।
उसे साइकिल चलाने वाले की जरूरतों का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि पैसा विनिमय के सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसी तरह साइकिल निर्माता तब पैसे का उपयोग कपड़े खरीदने के लिए कर सकता है। तो इस तरह से उन जो है वांटेड्स की डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दोहरे संयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वांट्स? Explain with an example of your own. Money solves the problem of doubts, double coincidence of wants by acting as a medium of exchange. That's why money is so important. Double coincidence of wants implies a situation where two parties agree to sell and buy each other's commodity, i.e., what one party desires to sell, exactly what the other party wishes to buy. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वांट्स. ओके, मनी डज अवे विद दिस टीडियस एंड complex situation by acting as a medium of exchange that can be used for one and all commodities. For example, if an ice cream vendor wants a bicycle, but the bicycle manufacturer wants clothes and not ice cream, then the vendor can use money to obtain a bicycle. He does not adhere to the bicycle man's needs because money acts as the common medium of exchange. Similarly, the bicycle manufacturer can then use the money to buy clothes. तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना, और इस तरह से डबल कोइंसिडेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है कि बैंक उन लोगों के बीच कैसे मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अधिशेष यानी थोड़ा एक्स्ट्रा अधिशेष धन है और जिन्हें धन की आवश्यकता है. अब दो सिचुएशन है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है. तो उन दोनों के बीच में मध्यस्थता कैसे करता है बैंक, ये पूछा है कि एक बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता करता है जिनके पास अधिशेष धन है और जिन्हें धन की आवश्यकता है. दोनों को इसके साथ बैंक जो है अपने यहाँ खाते खोलने की अनुमति देता है. दैनिक आधार पर पैसे निकालने के लिए आने वाले लोगों को प्रदान करने के लिए बैंक केवल 15% नगद आरक्षित रखते हैं और अधिशेष धन वाले लोगों को बैंक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए उन्हें निश्चित ब्याज दर का भुगतान किया जाता है. जैसे कि जो फिक्स्ड जो होते हैं, कई बार फंड खोल लिए जाते हैं जिनको काफी टाइम तक रखा जा सकता है, तो ऐसे फंड्स खोलने के लिए, अकाउंट्स खोलने के लिए बैंक हमेशा उनको प्रोत्साहित करते हैं. जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है, इसके लिए उन्हें एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान किया जाता है. जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है उन्हें अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. उधारदाताओं को भुगतान और उधारकर्ताओं से प्राप्ति के बीच अंतर, ये जो डिफरेंस है वो बैंक की आय में शामिल होते हैं. इस प्रकार बैंक उन लोगों के लिए लाभार्थी के रूप में कार्य करता है जिनके पास एक्स्ट्रा या अधिशेष धन है और साथ ही साथ जिन्हें धन की आवश्यकता है उनको भी बैंक फायदा पहुंचाता है. हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव अ सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी? तो उन दोनों के बीच में बैंक मीडिएट कैसे करता है? अ बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव surplus money and those who need money by allowing both to open accounts with it. Bank only keep about 15% of cash reserves to provide to people who come to withdraw money on a daily basis. Those with surplus money are encouraged to invest with the bank and are paid a certain rate of interest for the same. Those who needs loan are required to pay an interest of their loans. The difference between payments of lenders and receipt from the borrowers comprise the bank's earning. तो यही बैंक की अर्निंग भी बन जाती है और दोनों की समस्याएं भी सॉल्व हो जाती है. Thus the bank acts as an beneficiary for those with surplus money as well as those who need money. तो दोनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और बैंक को भी अर्निंग हो गई है. ठीक है, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार ये बच्चे सोचते भी है कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है ना, क्वेश्चन है कि 10 रुपए के नोट को देखिए, ऊपर क्या लिखा है. क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं, मतलब वो क्यों लिखा है? 10 रुपए के एक नोट में सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत भी लिखा होता है. एक बयान होता है, ये एक वचन पत्र है. ये नोट क्या है? ये एक तरह से वचन पत्र है
और केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है, जो भारत के औपचारिक क्षेत्र में सभी धन संबंधी कार्यों की निगरानी करता है। रिजर्व बैंक 10 रुपए के बैंक नोट पर बयान इस विचार से संबंधित है कि आरबीआई पैसे से संबंधित गतिविधियों के कामकाज में केंद्रीय अंग है। आरबीआई ही इसके लिए सेंट्रल जो भी रोल है वो आरबीआई पे करेगा। Look at 10 rupee note. What is written on the top? Can you explain the statement? A 10 rupee note has Reserve Bank of India written on the top along with a statement that guaranteed by the central government. ये दोनों चीजें लिखी है। ये सिर्फ 10 रुपए की बात नहीं है, जितने भी नोट जो आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं उन सब पर ये लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने अदा करने का वचन देता हूँ। यानी अगर किसी दिन हमें चाहिए हो तो हम उसके बराबर की संपत्ति बैंक से, सरकार से ले सकते हैं। It is a promissory note and can only be issued by the Reserve Bank of India, which supervises all money related functions in the formal sector. In India, the statement on the 10 rupee note, bank note, relates to this idea that RBI is the central organ of the working of money related activity. It means RBI is the only authority that can provide us guarantee to pay equal 10 rupee note and 10 rupee money which can be converted, not only the notes, money which can be converted in other kind of monies also. तो अगर कभी ऐसा होता नहीं है ऐसा आमतौर पर कि अगर इस जो हमारे पास रुपयों के नोट है अगर वो चलने बंद हो जाएं तो हमें उसके बराबर की संपत्ति जो है सरकार द्वारा दी जाएगी। तो ऐसे में ये एक गारंटी है जो आरबीआई द्वारा हमें दी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता क्यों है। देखो हमने देखा था कि ऋण के स्रोत दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी बैंक, सहकारी समितियां या एसएचजीज, और अनौपचारिक समितियों में जो मनी लेंडर्स वगैरह आते हैं उनको गिनते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि औपचारिक स्रोतों को विस्तार करने की क्यों जरूरत है। हमें दो मुख्य कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के विस्तार करने की आवश्यकता है। सबसे पहला क्या है, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए, क्योंकि वो जो है उच्च ब्याज दरों पर शुल्क देते हैं और उधारकर्ता को अधिक लाभ नहीं देते हैं। और दूसरा रीजन है कि वो उन लोगों के एक बड़े समूह को ऋण प्रदान करने में सक्षम होंगे जो निजी ऋण प्रणाली से अधिक सरकार की मंजूरी पर भरोसा करते हैं। यानी कई लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि इस तरह की जो प्राइवेट लोन सिस्टम है उसको बंद करके और गवर्नमेंट के अधीन लाया जाए। तो इन दो चीजों के लिए औपचारिक जो है क्षेत्र उसको ज्यादा एक्टिवेट करने की जरूरत है। Why do we need expand formal sources of credit in India? We need to expand formal sources of credit in India for two main reasons. First reason, to reduce dependence on informal sources of credit because the latter charge high interest rate and do not benefit the borrower much. And the second thing is they will be able to provide loans to a larger group of people who trust government सैंक्शनिंग मोर देन ए प्राइवेट लोनिंग सिस्टम। देखो गवर्नमेंट जो है, जैसे हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे है, रेलवे को क्या कोई प्राइवेट कंपनी कंडक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ऐसी जो है आधारभूत सत्ता है जो उसको कंडक्ट कर सकती है। तो ऐसे में अगर लोन सिस्टम जैसी आधारभूत चीज को भी गवर्नमेंट के अंडर लाया जाए तो वो बेटर तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, तो जरूरी ये है कि इस प्रकार के जो जिस लोन्स के जो भी सेक्टर्स हैं इन सेक्टर्स को औपचारिक क्षेत्रों के साथ शामिल कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में समझाइए। हमने लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के पीछे मूल विचार उन्हें वित्तीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता के लिए एक जो है आधार प्रदान करना है। एक स्वयं सहायता समूह छोटा समूह होता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं जो अपनी बचत जमा करते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज दर से कम ब्याज दर पर सदस्यों को ऋण देते हैं। यदि एसएचजी या सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 वर्ष से अधिक समय तक अच्छा काम करता है तो वो बैंक से ऋण के लिए पात्र हो जाता है।
ऐसे ऋणों का उपयोग गरीबों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार वे आर्थिक रूप से उन्नत हो जाते हैं और अब उनको साहूकारों पर इतनी निर्भरता नहीं रहती। ठीक है। What is the basic idea behind the SHG for the poor? Explain in your own words. The basic idea behind the SHG for the poor is to provide them with a vista for a self-help in financial areas. A self-help group is a small group comprising people in the rural areas who collect their savings and loan these out of the members of its interest rate with lower and then that charged by the informal sector. If this SHG function well for over a year, then it becomes eligible for loans from bank. Such loans are then used for creating self-employment opportunities for the poor. Thus, they become economically upgraded and are not dependent on money lenders anymore. यानी इसके पीछे का पूरा आइडिया यही है कि अनौपचारिक क्षेत्रों से जो लोग लोन लेते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा औपचारिक क्षेत्रों की ओर लेके आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ उधारकर्ताओं को उधार देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, सीधा सीधा उसमें ये पूछा गया है कि जो ऋण दिए जाते हैं उनके पीछे क्या शर्तें होती हैं। बैंक ऐसे लोगों को उधार देने के लिए राजी नहीं हो सकते, तैयार नहीं हो सकते जो संपार्श्विक प्रदान नहीं कर सकते, जिनके पास स्थिर आय या नौकरी नहीं है और जिनके पास ऋणों का भुगतान न करने का इतिहास है। ऐसे मामलों में बैंकों के पास इस बात की गारंटी नहीं होती कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऋण चुकाया जाएगा या नहीं चुकाया जाएगा। ये हमें समझना होगा कि बैंक केवल उन्हीं लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अधिशेष धन है और जिन्हें धन की आवश्यकता है। बैंक वास्तव में अपने पास जमा धन को उधार लेते हैं और इसी धन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को उधार देते हैं। बैंकों के पास खुद का पैसा थोड़ी होता है। इस प्रकार वो उन व्यक्तियों को धन अग्रिम करने के लिए तैयार नहीं होंगे जिनसे वापस जो है उनको चुका पाना बिल्कुल अनिश्चित है। ऐसे लोगों को बैंक कभी भी पैसे उधार नहीं देते हैं। Banks, what are the reasons why the banks might not be willing to lend a certain borrowers? कुछ लोगों को बैंक उधार क्यों नहीं देते? Banks might not be willing to lend the people who cannot provide collateral, who do not have steady earnings or job, and who have a history of non-repayment of loans. In such cases, banks do not have a guarantee as to whether or not the loans will be repaid by the persons concerned. It has to be understood that banks only mediate between those who have surplus money and those who need money. तो ऐसे में बैंक की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पैसे के पीछे। Bank in fact borrow the money deposited with them and then lend it out to persons requiring money. They would thus be unwilling to advance the money to individuals from whom repayment is uncertain. ठीक है, तो ये मजबूरी होती है कि बैंक हर किसी को इसीलिए उधार नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह से बैंकों के कामकाज की निगरानी करता है और ये क्यों जरूरी है। यहाँ आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आरबीआई किस तरह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मध्य की भूमिका निभाता है, मतलब मुख्य भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले ऋण की राशि और उनके द्वारा रखी गई नगद शेष राशि की निगरानी करता है। ये भी सुनिश्चित करता है कि बैंक न केवल मुनाफाखोरी करने वाले व्यवसायियों को बल्कि छोटे काश्तकारों, लघु उद्योगों और छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे। समय समय पर बैंकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो आरबीआई को उधार दी गई राशि किसको और किस ब्याज दर पर दी गई है इसकी जानकारी प्रस्तुत करें। ये निगरानी ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय क्षेत्र में समानता बनी रहे और छोटे उद्योगों को भी बढ़ने के लिए एक आउटलेट दिया जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि बैंक अपनी अपेक्षा से अधिक यानी जितना हो सके उससे ज्यादा धन उधार ना दे, क्योंकि उससे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930 के दशक जैसी महामंदी की स्थिति पैदा हो सकती है जिसने विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया था। 1930 तक क्या हुआ था, यूएसए में बैंक्स जो थे उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा लोन दे दिया था, लोगों ने वापस चुकाया नहीं और बैंकों के इस व्यवहार की वजह से बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी। In what ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? Why is it this necessary?
So answer can be the Reserve Bank of India monitors the amount of money that bank loan out and also the amount of cash balance maintained by them. It also ensures that bank give out loans not just to profiteering businesses but also to small cultivators, small scale industries and small borrowers. Periodically, banks are supposed to submit information to RBI on the amount lent, to whom and what rates of interest. ये सारी जानकारी RBI को देनी पड़ती है. This monitoring is necessary to ensure that quality is preserved in the financial sector and that small industries are also given an outlet to grow. This is also done to make sure that banks do not loan out more money than they are supposed to, as this can lead to situation like the Great Depression of the 1930s in the USA, which greatly affected the world economy as well. और इसीलिए बैंकों पर RBI हमेशा निगरानी बनाए रखता है ताकि बैंकों के कामकाज में गड़बड़ी ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए. जब हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो लोन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? देखो, सबसे जरूरी क्या चीज होती है? सबसे जरूरी चीज होती है कैपिटल. कैपिटल कहां से आएगी? हर एक के पास कैपिटल होती नहीं है, तो इसीलिए लोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है. देश के विकास में साख या ऋण की अहम भूमिका होती है. विकासशील उद्योगों और व्यापार को ऋण स्वीकृत करके बैंक उन्हें सुधार के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं. इससे क्या होता है? इससे उत्पादन, रोजगार और लाभ में वृद्धि होती है. हालांकि उच्च जोखिम के मामले में सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि नुकसान ना हो. ऋण के इस लाभ में भी हेराफेरी करने और प्रशासनिक नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों में उच्च ब्याज दरें शामिल है जो अच्छे से अधिक हानिकारक हो सकती हैं. इस कारण से यह महत्वपूर्ण यह है कि औपचारिक क्षेत्र जो अधिक ऋण देता है ताकि उधारकर्ता साहूकारों द्वारा ठगे ना जाएं और अंततः राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें. Analyze the role of credit for development. Credit plays a crucial role in countries' development. By sanctioning loans to developing industries and trade, banks provide them with the necessary aid for improvement. This leads to increased production, employment and profit. However, caution must be exercised in the case of high risks so that the losses do not occur. This advantage of loans also need to be manipulated and kept under the administrative hold, because loans from the informal sector include high interest rate that may be more harmful than good. तो वो अच्छे से ज्यादा तो बुरे साबित हो जाएंगे, है ना? For this reason, it is important that formal sector gives out more loans so that borrowers are not duped by money lenders and can ultimately contribute to national development. This is why loans are so important in our country's economy. नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या सिचुएशन है और इसके अंदर क्या करना चाहिए. एक व्यक्ति है मानव नाम का. मानव को एक छोटा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता है. अब मानव किस आधार पर यह तय करे कि बैंक से उधार लेना है या साहूकार से, है ना? इसी बात की चर्चा करनी है. मानव को एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता है. मानव विभिन्न कारकों के आधार पर बैंक या साहूकार से उधार लेने का फैसला करता है. ठीक है. सबसे पहले उसके पास एक संपार्श्विक या संपत्ति होनी चाहिए जो उसको ऋण की गारंटी दे सके. यदि उसके पास ऐसी संपत्ति की कमी है तो मानव को बैंक से ऋण नहीं मिल सकेगा. इस परिदृश्य में उसे साहूकार के पास जाना होगा, भले ही जो साहूकार है वो उससे बहुत उच्च ब्याज लेता हो ऋण पर. दूसरे, अगर मानव को औपचारिक क्षेत्र में उधार लेने के प्रतिबंधों के बारे में पता नहीं है तो भी वो बैंक के से ऋण लेने पर बिल्कुल विचार भी नहीं कर सकता. तीसरा, अगर उसके निवास या काम के क्षेत्र में या उसके आसपास कोई बैंक ही नहीं है तो फिर मानव क्या करेगा? साहूकार से उधार लेगा. यानी ये सिचुएशंस ऐसी हैं जो डिसाइड करती है सबसे पहला तो कोलेटरल है कि नहीं है, दूसरा उसकी खुद की ऐसी सिचुएशन जॉब से रिलेटेड या ऐसे किसी रिलेटेड ऐसी है कि नहीं है, और तीसरा बैंक है भी या नहीं. ठीक है, ये तीनों चीजें साथ में काम करती है. मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस. On what basis Manav will decide whether to borrow from a bank or a money lender? Okay, discuss it. Manav needs a loan to set up a small business. Manav will decide on whether to borrow from the bank or
the money lender on the basis of various factors. First factor is he must have a collateral or an asset. दोनों में से एक चीज तो उसके पास होनी चाहिए. Which can guarantee his loan. If he lacks such an asset, Manav cannot get a loan from a bank. And in this scenario, he will have to go to a money lender. Even though the latter charges a higher interest rate. Secondly, if Manav is not aware of the bans of the borrowing from informal sector, he might not be even considering taking a bank loan. Thirdly, if there are no banks or near his area of residence or work, then Manav will borrow from a money lender. तो ये तीन सिचुएशन काम करती है. पहला कोलेटरल है या नहीं है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, और तीसरा आपके आसपास इस तरह की कोई औपचारिक बैंक है या नहीं है. ठीक है, ये तीनों फैक्टर साथ मिलके काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती के लिए ऋण की आवश्यकता होती है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कुछ सवाल निकल के आते हैं. वो सवाल और उनके अलग अलग जवाब किस प्रकार दिए जा सकते हैं वो देखते हैं. बैंक छोटे किसानों को उधार देने के इच्छुक क्यों नहीं होते, ये पहला क्वेश्चन है. ठीक है, जबकि भारत में 80% किसान तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है. तो ऐसे में बैंक छोटे किसानों को उधार देने के इच्छुक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि किसानों की ओर से संपार्श्विक या संपत्ति की कमी होती है, जिससे बैंक उनको उधार नहीं देते, कोलेटरल नहीं होता. दूसरा, वो कौन से अन्य स्रोत हैं जिनसे छोटे किसान उधार ले सकते हैं? अब वो नहीं देते तो फिर उनके पास क्या बचता है? कोई साहूकार है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, या फिर कोई स्वयं सहायता समूह है या सहकारी बैंक है. ये उनके बैंक के अलावा अन्य ऑप्शंस हो सकते हैं. अब एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कि छोटे किसान के लिए ऋण की शर्तें किस प्रकार प्रतिकूल हो सकती है. बिल्कुल उसके लिए गलत साबित हो सकती हैं. ऋण की शर्तें छोटे किसान के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं यदि उसकी फसल खराब हो जाए, या उसको अपनी जमानत को आत्मसमर्पण यानी उसको सौंपने के लिए मजबूर किया जाए, यदि उसने बैंक से उधार लिया है, या अपनी जमीन के एक हिस्से को बेचने के लिए मजबूर किया जाए, यदि उसने किसी मनी लेंडर से लिया है. ठीक है ना, अपने ऋण को चुकाने के लिए. मतलब दोनों में से एक करना पड़ेगा उसको. कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिससे छोटे किसानों को सस्ता ऋण मिल सके. इसके लिए हम उपाय सुझा सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों के, और साथ ही साथ सहकारी बैंकों के भी. इनको गारंटी के रूप में संपार्श्विक यानी किसी भी तरह के कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वे छोटे किसानों को सस्ते ऋण प्रदान कर देते हैं. ठीक है, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स who need credit for cultivation, but there are some situations which are going to be discussed now. Why might bank be unwilling to lend to a small farmer? The first reason, bank might be unwilling to lend to small farmers for lack of a collateral or asset on the part of the farmers. तो बैंक क्यों ऋण देंगे उनको? What are the other sources from which the small farmer can borrow? तो फिर दोनों ही आ जाते हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी. टू अदर सोर्सेज फ्रॉम विच स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो आर मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स. ये कैसे होता है? द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स इफ ही हैड अ बैड क्रॉप and he is forced to either surrender his collateral, अगर उसने बैंक से लोन लिया है तो if he had borrowed from a bank, or sell of a part of his land if he borrowed from the informal sector in order to repay his loan. Suggest some ways by which small farmers can get cheap credit. तो अब उनको cheap credit कैसे मिलेगा अगर दोनों ही problems हैं? तो self-help groups and cooperative banks do not require a collateral as a guarantee, hence they can provide cheap credit to the small farmers. तो समस्या भी हमारे सामने आई और इसका सॉल्यूशन भी इसी के साथ निकल गया. नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें पहले है कि गरीब परिवारों की अधिकांश ऋण जरूरतें किससे अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है. तो इसमें आप जो फिल करेंगे वो होगा गरीब. ठीक है, नेक्स्ट है, किस लागत से कर्ज का बोझ बढ़ता है? तो उधार लेने की जो उच्च लागत होती है उससे कर्ज का बोझ बढ़ता है. ठीक है,
केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। बैंक जमा राशियों की तुलना में किस पर अधिक ब्याज दर लेता है? जो हम डिपॉजिट करते हैं उस पर कम ब्याज देता है, और जो हम लोन लेते हैं, जो हम ऋण लेते हैं, उस पर अधिक ब्याज दर लेता है। अब एक संपत्ति होती है जो उधारकर्ता के पास है, और जब तक ऋणदाता को ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक वो गारंटी के रूप में उपयोग करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संपार्श्विक या कोलेटरल। ठीक है। सेम इक्वली फर्स्ट blank will be filled by poor. Majority of the credit needs to the poor households are met from informal sector. Then second will be filled as high costs. High costs of borrowing increases the debt burden. Then will be filled Reserve Bank of India, because Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. और next में भरा जाएगा loans. Bank charges a higher interest rate on loans than what they offers on deposits. अब लास्ट में भरा जाएगा collateral, because यही पूछा गया है कि is an asset that our borrowers owns and uses as a guarantee until the loan is repaid to the lender. So collateral is the right answer. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा राइट आंसर है। एक एसएचजी में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसके सारे निर्णय कौन लेता है? उस एसएचजी के सदस्य। तो बी इज द राइट आंसर। क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है? बैंक, सहकारिता और नियोक्ता। तो इसमें नियोक्ता सही उत्तर है। वो बैंक और सहकारिता दोनों ही जो है औपचारिक स्रोतों में शामिल किए जाते हैं। In an SSG, most of the decisions regarding saving the loans activities are taken by bank, member और non-governmental organization. Of course, member, क्योंकि उसके member ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। Formal sources of credit does not includes bank, cooperative और employers. Employers is the right answer. ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होप आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ ताकि आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो खत्म हो सके, वो दूर हो सके। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को इसी तरह खत्म करते रहें और आपको अच्छे से पढ़ाते रहें। आपने अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आपकी बची रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम देखेंगे कि किस प्रकार उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।